देवराज चौहान हवलदार की वर्दी में ट्रे थामे पहली मंजिल पर पहुंचा। पुलिस वाले आ जा रहे थे, परंतु किसी ने उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत महसूस नहीं की। दोनों तरफ बने कमरों के बाहर नंबर लिखे हुए थे। चोर निगाहों से वो नंबर पढ़ता जा रहा था। अपने हाव भाव से वो खुद को यहाँ के लिए अनजान नहीं दर्शाना चाहता था। दो तीन कमरों के बाहर स्टूल पर चपरासी बैठे थे। आखिरकार देवराज चौहान एक ऐसे दरवाजे के सामने रुका जिस पर 3 नंबर लिखा था। एक निगाह उसने दाएं बाएं डाली, फिर दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गया और दरवाजा बंद करते हुए आगे बढ़ने को हुआ कि ठिठक गया। चेहरा सामान्य रहा, परंतु आंखों में सतर्कता के भाव आ गए। सामने ही कुर्सी पर एक पुलिस वाला बैठा था। 10 कदम दूर जगमोहन कुर्सी पर बैठा था। हाथ हथकड़ी में फंसे थे। उस पर निगाह पड़ते ही जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी जल्दी देवराज चौहान इस तरह उसके सामने होगा। वहां मौजूद पुलिस वाले ने उसे देखा। रामदास कहाँ है? आ रहा है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में आगे बढ़ते हुए कहा। 10 मिनट के लिए उसे काम पड़ गया था, मुझे भेज दिया। कहते हुए देवराज चौहान ने खाने की ट्रे टेबल पर रखी। पुलिस वाले ने फिर कुछ नहीं पूछा। देवराज चौहान का चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। ये पुलिस हेडक्वार्टर था। रोज कई नए पुलिस वाले आते थे और कई जाते थे। 50 ऐसे भी थे जो हेडक्वार्टर में थे, परंतु उनके चेहरे भी याद नहीं रहते थे। लापरवाह होते होते एकाएक वो पुलिस वाला सतर्क हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। अगले ही पल वो खड़ा हुआ और होलेस्टर से रिवॉल्वर निकालकर देवराज चौहान पर तान दी। एकाएक उसने दांत भींचकर कहा, कौन हो तुम? सीधा होकर देवराज चौहान ने शांत निगाहों से उसे देखा। क्या बात है? इतना तो देवराज चौहान समझ ही गया था कि उससे कोई चूक हो गई है। तुम्हारी छाती पर रामदास की नेम प्लेट लगी है। अब ये मत कह देना कि तुम्हारा नाम भी रामदास है। ये बात इसलिए नहीं जचेगी कि तुम्हारी वर्दी टाइट है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वर्दी रामदास की ही है। कहाँ है रामदास? तुमने उसका क्या किया? पुलिस वाले के दांत भिंच गए थे। वो मेरी कार में बेहोश पड़ा है। कार कहाँ है? बाहर ही है, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होने वाला। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम इसके साथी हो? पुलिस वाले का इशारा जगमोहन की तरफ था। हाँ। देवराज चौहान के होंठों के बीच बराबर मुस्कुराहट तैर रही थी। मतलब किसे छुड़ाने आए हो और खुद भी फंस गए? खबरदार, हिलना मत। नहीं हिलता, लेकिन तुम क्या करोगे अभी मालूम हो जाएगा। दरवाजे की तरफ बढ़ने की चेष्टा मत करना। देवराज चौहान बराबर मुस्कुरा रहा था। क्यों? उसकी आंखें सिकुड़ी। दरवाजा खोलते ही बाहर पुलिस की वर्दी में खड़े मेरे 2 आदमी तुम्हें अंदर धकेल देंगे। उनके पास साइलेंसर लगे रिवॉल्वर हैं। तुम्हारा टेढ़ापन देखकर तुम्हें शूट भी कर सकते हैं। उसी अंदाज में देवराज चौहान कहे जा रहा था। तुम क्या समझते हो मैं अकेला आया हूं? मेरा दिमाग खराब है जो मैं अकेला आऊंगा? पूरी तैयारी के साथ आया हूं। अगर यहां एक भी गोली चली तो फिर गोलियां नहीं थमेंगी। बाहर मेरे 4 आदमी तैयार खड़े हैं, और ये पुलिस हेडक्वार्टर है। टकराव तगड़ा होगा, जाने कितने मरेंगे, लेकिन अंत जानने के लिए तुम तो जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि इस खून खराबे में सबसे पहले तुम्हें शूट किया जाएगा। पुलिस वाले के चेहरे पर कई तरह के भाव उभरे। सामने खड़ा इंसान खाली हाथ था, और उसकी बातों में लहजे में जरा भी नकलीपन नहीं झलक रहा था। अगर ये सच कह रहा है तो फिर कुछ भी हो सकता है। जो जान पर खेलकर पुलिस हेडक्वार्टर में आ गए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बेशक खुद जिंदा रहें या नहीं। इसकी परवाह उन्हें कहाँ होगी। देवराज चौहान ने उसके चेहरे के बदलते भावों को पहचाना। जगमोहन हवा के रुख को पहचानने की चेष्टा कर रहा था। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। अगर ऊपर से कोई आ गया तो तब भी यही स्थिति होगी। पुलिस वाले ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। क्या चाहते हो?
उसके स्वर में सूखापन आ गया। अपने साथी को ले जाना चाहता हूं, इसकी हथकड़ी खोलो, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। पुलिस वाले के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। तुम्हारी देरी कुछ भी करा सकती है, वैसे भी तुम हमें रोक नहीं सकते। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर अपनी आवाज पर जोर देकर बोला। दरवाजे के बाहर दोनों के पास साइलेंसर वाली रिवॉल्वरें हैं। देर होती जा रही है, वो भीतर आ गए तो तुम्हें शूट कर देंगे। गोली की आवाज को कोई नहीं सुन पाएगा। मरने से अच्छा है इसकी हथकड़ी खोलो और हमें जाने दो। इस वक्त तुम बुरी तरह से घिर चुके हो। पुलिस वाले के चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि वो खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा था। हो सकता है तुम मुझे ब्लफ दे रहे हो कि पागल हो गए हो तुम, ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे, देवराज चौहान ने एक सर्द स्वर में कहा। तुम में इतनी अकल नहीं है कि एक अकेला इंसान इस तरह पुलिस हेडक्वार्टर में आकर ऐसी हरकत कर सकता है। फिर भी तुम्हें कोई शक शुबा हो तो आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर देख लो, लेकिन तुम्हारे दरवाजा खोलने की हालत में कुछ हो जाता है, मेरे साथी एक्शन में आ जाते हैं तो जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। मैं जिस खून खराबे को रोकना चाहता हूं वो तुम्हारी बेवकूफी पर हो जाएगा। जल्दी करो, जो सोचना है फौरन सोचो। मेरे साथी भीतर आ गए तो फिर मामला मेरी हद से बाहर हो जाएगा। तो तुम कौन हो? पुलिस वाला हताश सा लग रहा था। कम से कम ये तो उसे स्पष्ट नजर आ रहा था कि जो भी इन हालात में उसकी जान तो जो भी हो, इन हालातों में उसकी जान तो बचेगी नहीं। अगर वो सामने वाले की बात मान ले तो फिलहाल अपनी जान बचाई जा सकती है। खतरनाक हालात का एहसास उसे हो रहा था। उसके चेहरे के भावों को पहचान कर देवराज चौहान गर्म लोहे पर चोट करता हुआ बोला। रिवॉल्वर जेब में डालो और आगे बढ़कर हथकड़ी खोलो। लेकिन पुलिस वाला सूखे होंठों पर जीभ फेर कर बोला, डिपार्टमेंट वाले मेरी हालत बिगाड़ देंगे। वो तो सिर्फ तुम्हारी हालत बिगाड़ देंगे, जबकि इस वक्त सबसे पहले तुम्हारी हत्या होगी। देवराज चौहान की आवाज एकाएक खतरनाक हो उठी। वैसे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। रामदास भी तो हालातों का गवाह होगा, जो इस समय बाहर कार में बेहोश पड़ा है। एक दूसरे की गवाही तुम दोनों को बचा लेगी। पुलिस वाले का चेहरा फक था। रिवॉल्वर हाथ में थामे वो बेबसी से खड़ा था। अच्छी बात है, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। मैं अपने साथियों को बुलाता। ठहरो, हवलदार ने सूखे स्वर में कहकर रिवॉल्वर होल्स्टर में रखी और जेब से हथकड़ी की चाबी निकालकर जगमोहन की तरफ बढ़ा। ऐसे में उसकी टांगों में हल्का हल्का कंपन हो रहा था। पुलिस वाले ने जगमोहन की हथकड़ी खोली। जगमोहन फौरन उठकर खड़ा हो गया। चेहरे पर खुशी थी। अपनी दोनों कलाइयां मसलने लगा। पुलिस वाले ने देवराज चौहान को देखा। बहुत समझदारी दिखाई तुमने, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बेहोश करना होगा ताकि तुम शोर करना शुरू न कर दो। मैं नहीं करूंगा। मैं इस बात को छोड़ो, आगे आओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान खुद ही आगे बढ़ गया। पुलिस वाले के चेहरे पर घबराहट थी। धीरे धीरे मारना, वो देवराज चौहान के चेहरे के भावों को देखकर बोला। देवराज चौहान का हाथ उठा। पुलिस वाले के चेहरे पर आतंक उभरा। देवराज चौहान की हथेली खास अंदाज में पुलिस वाले की कनपटी पर पड़ी। पुलिस वाले के होंठों से कराह निकली। चाहकर भी वो खुद को होश में न रख सका और पास ही कुर्सी से टकराकर नीचे जा लुढ़का। देवराज चौहान के होंठ भींचे। इसके कपड़े तुम पहन लो। देवराज चौहान के शब्द सुनते ही जगमोहन तेजी से हरकत में आ गया। मिनट भर में ही उसके बदन पर पुलिस की यूनिफॉर्म थी, सिर पर कैप थी। इस बार देवराज चौहान ने पहली बार की गलती को सुधारा और जगमोहन ने अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म से वो नेम प्लेट उतार दी जो उसकी थी ही नहीं। फिर देवराज चौहान और जगमोहन दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले और दरवाजा बंद करके गैलरी में आगे बढ़ने लगे। अगल बगल से कई पुलिस वाले आ जा रहे थे, परंतु पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस वर्दियों पर कोई आसानी से शक कैसे कर सकता था। देवराज चौहान और जगमोहन बिना रोक टोक के बाहर आ गए। खुली हवा में आते ही जगमोहन ने चैन की सांस ली। दोनों बाहरी गेट की तरफ बढ़ रहे थे कि एकाएक देवराज चौहान सतर्क हो गया।
उसकी निगाह हवलदार रामदास पर पड़ी, जो बिना वर्दी के कच्छे में बदहवास सा हेडक्वार्टर के भीतर की तरफ दौड़े जा रहा था। उसकी इस हालत पर देखने वाले हैरान रह गए थे। उसे देवराज चौहान की आशा से कहीं जल्दी होश आ गया था, लेकिन काम हो चुका था। अब चिंता की कोई बात नहीं थी। तुमने इसकी वर्दी पहनी है? चलते चलते जगमोहन ने दबे स्वर में पूछा। हाँ, तभी कच्छे में दौड़ रहा। दोनों हेडक्वार्टर के मुख्य गेट से बाहर निकले। कार अपनी जगह खड़ी थी। आओ, कहता हुआ देवराज चौहान कार की तरफ बढ़ा। ये तो अपनी कार नहीं है, जगमोहन के होंठों से निकला। पुलिस के मामले में अपनी कार इस्तेमाल नहीं की जाती। दरवाजा खोलकर देवराज चौहान भीतर बैठते हुए बोला। हमारी कार कुछ आगे खड़ी है, तुम ड्राइविंग सीट संभालो। जगमोहन ने तुरंत ड्राइविंग सीट संभाली और कार तेजी से आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान ने हवलदार रामदास की वर्दी से छुटकारा पाकर अपने कपड़े पहने। फिर कुछ देर बाद देवराज चौहान के कहने पर जगमोहन ने कार रोकी। उनकी कार सामने ही खड़ी थी। दोनों अपनी कार में बैठे। इस बार देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट संभाली। कार आगे बढ़ गई। अब जगमोहन निश्चिंत था, लेकिन देवराज चौहान का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। होंठ सख्ती से भिजे हुए थे। अगला दृश्य। दोनों बंगले पर पहुंचे। जगमोहन ने नहा धोकर कपड़े बदले और पुलिस वालों के कपड़ों का बंडल बनाकर एक तरफ रख दिया कि बाहर जाते समय उसे ले जाकर कहीं फेंक देंगे। जब तक जगमोहन ने चाय बनाई, तब तक देवराज चौहान भी नहा धोकर कपड़े बदल चुका था। चाय का पहला घूंट भरने के बाद देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। देवराज चौहान के पूछने से पहले ही जगमोहन ने सारी बात बता दी। साले ने धोखेबाजी नहीं की, बल्कि उसके कारण मैं पुलिस के हाथों में पड़ गया। अगर वक्त रहते तुम मुझे नहीं निकाल लाते तो बाद में पुलिस जाने मेरी क्या हालत करती। अभी तो पुलिस वाले निहाल सिंह और बख्तरबंद को तलाश करने में व्यस्त थे। फुर्सत मिलते ही उन्हें मुझे जगमोहन के रूप में पहचान जाना था। जगमोहन का स्वर सुलग रहा था। चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए थे। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव नाच रहे थे। मुझे तो पहले ही शक था निहाल सिंह कोई हरामजादगी जरूर करेगा। जगमोहन के होंठों से गुर्राहट निकली। लेकिन इतनी बड़ी चोट हमें दे जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। चाय का घूंट भरने के पश्चात देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैं सोच रहा हूं कि जो ताला तोड़ किसी ने पहले से बुक कर लिए थे, उन्हें निहाल सिंह ने मेहरचंद नाम के उस ताला तोड़ की मार्फत बुक किया था, जिससे मैं मिलकर आया था। और पूछने पर उसने नाम गलत बता दिया। निहाल सिंह ने इस काम के लिए मेहरचंद को आगे कर रखा था। मैं मेहरचंद की गर्दन तोड़ दूंगा। उस जगमोहन क्रोध में पागल हो रहा था। अब मेहरचंद कहाँ हाथ आएगा? वो तो बख्तरबंद में पड़े बक्सों के लॉकरों के ताले खोलने में व्यस्त होगा। जगमोहन के दांत भिजे हुए थे। हालात से स्पष्ट है कि निहाल सिंह ने अपना पक्का प्रोग्राम बना रखा था। हर चीज तय कर रखी थी। बख्तरबंद ट्रक को कहाँ ले जाना है, उसने वो जगह भी चुन ली थी। देवराज चौहान का स्वर ठंडा था। हमने निहाल सिंह को उसकी हिम्मत से कम आंका, तभी वो अपने धोखे से भरे इरादे में कामयाब हो गया। उसका खेल बहुत पक्का था। अगर वो अनाड़ी होता तो अब तक पुलिस ने बख्तरबंद ट्रक को ढूंढ निकालना था। यह जुदा बात थी कि निहाल सिंह बख्तरबंद ट्रक के साथ पकड़ा जाता है या नहीं। इस समय पुलिस का असफल रहना ही निहाल सिंह की कामयाबी है। मैं निहाल सिंह को नहीं छोड़ूंगा, दरिंदगी भरे स्वर में कहते हुए जगमोहन का हाथ बरबस ही सिर के पिछले भाग पर जा टिका, जहां रिवॉल्वर का दस्ता पड़ने से जख्म सा बन गया था। देवराज चौहान के होंठों पर मौत से भरी सर्द मुस्कान नाच उठी। निहाल सिंह नहीं बचेगा, ये तो तय है। हमसे धोखेबाजी करके वह दौलत के साथ ऐश नहीं कर सकेगा। लेकिन हम उसे तलाश कैसे करेंगे? एक रास्ता है जहां उसके बारे में मालूम किया जा सकता है। कौन सा रास्ता? महादेव। जगमोहन चौंका। ओह,
जगमोहन के दांत बिछ गए। अब समझा। महादेव ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर इस मामले में आने को मना कर दिया था, इसलिए कि निहाल सिंह हमारे साथ प्रोग्राम बनाता रहे और महादेव निहाल सिंह की योजना को कार्य रूप देने के लिए तैयारी करता रहे। तगड़ा खेल खेला हम दोनों के साथ, लेकिन अब नहीं बचेंगे। मैं उन्हें अगर महादेव ने ऐसा किया है तो बहुत बड़ी गलती की है, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। महादेव जैसे समझदार आदमी से मैं ऐसी बेवकूफ़ी की आशा नहीं कर सकता। अगर महादेव निहाल सिंह के साथ इस मामले में पूरी तरह शामिल है तो वो भी अभी हमारे हाथों में नहीं पड़ेगा, उसे तलाश करना पड़ेगा। वो जहां भी होगा तलाश कर लेंगे। जगमोहन के होंठों से गुर्राहट निकली। निहाल सिंह और महादेव दोनों ही बचने वाले नहीं हैं। दौलत के बारे में बाद में सोचेंगे कि वो हाथ आती है या नहीं। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन महादेव के घर पहुंचे। आशा के विपरीत महादेव का घर खुला देखकर महादेव को घर पाकर उनकी आंखें सिकुड़ गई। महादेव बेड पर लेटा हुआ था। उसकी शेव बढ़ी हुई थी, चेहरे से ही वो बीमार नजर आ रहा था। सामने ही टेबल पर ढेर सारी दवाइयां मौजूद थी। देवराज चौहान ने उसे पहचानने वाली निगाहों से देखा कि वो वास्तव में बीमार है या मात्र दिखावा कर रहा है। चंद पलों में ही उसे विश्वास हो गया कि महादेव का बीमार होना दिखावा नहीं है, हकीकत है। जबकि जगमोहन कठोर निगाहों से महादेव को देखे जा रहा था। महादेव की निगाह उन दोनों पर पड़ी तो उन्हें देखता ही रह गया। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गई। थोड़ी सी चेष्टा के बाद वो उठकर बैठ गया। वो वास्तव में कुछ दिनों में बहुत ही कमजोर हो गया था। क्या बात है, क्या हुआ? महादेव के होंठों से कमजोर सा स्वर निकला। निहाल सिंह कहाँ है? देवराज चौहान ने सपाट स्वर में पूछा। महादेव के होंठों से गहरी सांस निकल गई। तुम बीमार होने का ड्रामा करके हमें धोखा नहीं दे सकते, जगमोहन ने दांत भींचकर तीखे स्वर में कहा। बैठो, आराम से बात करते हैं। महादेव का स्वर धीमा था, जैसे वो सारे हालात समझ रहा था। जगमोहन तो खड़ा रहा, लेकिन देवराज चौहान ने कुर्सी को महादेव के बेड के समीप खींचा और बैठते हुए सिगरेट सुलगा ली। वहां अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। देवराज चौहान ने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। निहाल सिंह कहाँ है? कोई गड़बड़ की निहाल सिंह ने? महादेव की आंखों में व्याकुलता उभरी। गड़बड़? जगमोहन भड़क उठा। ये पूछो क्या नहीं किया? उल्लू का पट्टा हमारी अरबों की दौलत ले उड़ा है। मेरा सिर फोड़ दिया रिवॉल्वर का दस्ता मारकर। उसकी इस हरकत की वजह से मैं पुलिस के हाथों में पड़ गया। और तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ मालूम ही ना हो। तुम शुरू से हर कदम पर निहाल सिंह के साथ हो, तभी तो योजना में शामिल नहीं हुए। दिल की बीमारी का बहाना बना आड़ में निहाल सिंह के हक में सारे कामों का बंदोबस्त करते रहे। और अब जब सारा मामला पट गया तो 4 शीशियां रखकर, दाढ़ी बढ़ाकर, बिस्तर पर पड़कर बीमार दिखने का बहाना करते हुए हाय हाय करने लगे। सीधी तरह उठकर खड़े हो जाओ, वरना इतना। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से जगमोहन को देखा तो उसने मुंह बंद कर लिया। महादेव के चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही थी। देवराज चौहान ने महादेव को देखा। मैं नहीं जानता निहाल सिंह कहाँ है। 3-4 दिन से मेरे पास नहीं आया। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। हम एसएसएल वॉल्ट की दौलत पाने में कामयाब हो गए, लेकिन ठीक आखिरी वक्त में निहाल सिंह धोखा देकर वॉल्ट की सारी दौलत लेकर भाग निकला है। महादेव ने आंखें बंद कर ली। चेहरा लटक सा गया। इसे क्या बता रहे हो? जगमोहन ने कड़वी निगाहों से महादेव को देखा। इसी का तो किया धरा है सब। महादेव ने आंखें खोलकर देवराज चौहान को देखा। जो कुछ भी हुआ है मेरी जानकारी में नहीं हुआ। मैं इस सारे मामले से अलग हूं। दिल की तगड़ी बीमारी हो चुकी है मुझे, शायद खतरनाक है। तभी डॉक्टर ठीक से मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे।
देवराज चौहान ने कश लेकर शांत स्वर में बोला, निहाल सिंह कहाँ है? मैं नहीं जानता। कब आएगा? यह भी मालूम नहीं। देवराज चौहान ने महादेव की आंखों में झांका। निहाल सिंह है कौन? तुमने कहा था कि वो अजमेर अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखता है, जबकि ये बात गलत है। महादेव ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ यही बात झूठ थी, लेकिन इसकी खास वजह थी। निहाल सिंह कहता था कि अगर तुम्हें मालूम हो गया कि वो कहां से आया है तो तुम उसे अपने साथ काम में नहीं लोगे। यही वजह थी कि मैंने उसके इस झूठ में हाँ मिलाई। अगर मुझे मालूम होता कि उसके मन में कोई बेईमानी है तो इस बात में मैं कभी भी हाँ में हाँ ना मिलाता, बल्कि उसे तुम्हारे पास लेकर भी ना आता। महादेव धीर गंभीर अफसोस भरे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव नाच रहे थे। वो मंगोलिया से आया है। उस वक्त तो महादेव के शब्द विस्फोट से कम नहीं थे। मंगोलिया? जगमोहन के होंठों से निकला। देवराज चौहान सीधा होकर बैठ गया। आंखें सिकुड़ गई, होंठ भिज गए। किस मंगोलिया की बात कर रहे हो तुम? उस मंगोलिया की बात कर रहा हूं जहां तुम एक बार जा चुके हो। रेगिस्तानी लुटेरों की खूनी बस्ती मंगोलिया, जिसके सरदार खुमान सिंह को तुमने खत्म किया था। निहाल सिंह मंगोलिया से आया है? देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। हाँ, महादेव धीमे स्वर में कह रहा था। है वो मेरा रिश्तेदार ही। 15 साल पहले उसने कुछ पुलिस वालों और दूसरे कई लोगों को खत्म कर दिया था। उसके बाद पुलिस से बचने की खातिर मंगोलिया भाग गया था। मुद्दत बाद वापस लौटा है। कहता था कहीं से दौलत पानी है। उसे एसएसएल वॉर्ड के बारे में पता चला। इस मामले में वो तुमसे मिलना चाहता था। मैंने तुम्हारा उसका साथ कर दिया। आगे जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो मेरा हाथ है और ना ही किसी बात की मुझे जानकारी है। 3-4 दिन से तो निहाल सिंह वैसे भी मेरे पास नहीं आया। देवराज चांद की आंखें सुलग उठी। चेहरा चट्टान की तरह कठोर हो गया। यहां निहाल सिंह कहां रह रहा है? देवराज चांद के होंठों से दहकता स्वर निकला। मेरे पास ही रह रहा था, महादेव बोला। लेकिन अब जो हालात सामने आए हैं उससे तो साफ जाहिर है कि निहाल सिंह का कोई और ठिकाना भी है जिसकी मुझे जानकारी नहीं। यूं कह लो कि वो बहुत कुछ कर रहा था और किसी बात की भी जानकारी मुझे नहीं थी। जब तेरे को किसी बात की जानकारी नहीं थी तो उस कुत्ते को गले में जंजीर डालकर हमारे पास क्यों ले आया था? जगमोहन दांत भींचकर कड़वे स्वर में कह उठा। देवराज चांद ने सिगरेट फेंक कर मसली और उठ खड़ा हुआ। हो सकता है निहाल सिंह तुम्हारे पास आए, देवराज चौहान बोला। मैं क्या कह सकता हूं? महादेव विवश सा होकर बोला। नहीं आए तो मालूम करना उसने कहां ठिकाना बना रखा है। हम उसे अपने ढंग से तलाश कर रहे हैं। उसे यह मत कहना कि हम तेरे पास आए थे। हमारे आने के बारे में पता चलेगा तो वो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। महादेव ने अपना फीका चेहरा हिला दिया। लेकिन जगमोहन ने कुछ कहना चाहा। आओ, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। अगला दृश्य। वॉल्ट बॉक्स के लॉकरों से हासिल अरबों की दौलत को 3 बड़े बड़े बोरों में भर लिया गया था। यहां पर निहाल सिंह ने बेहद ईमानदारी से काम लिया। मेवाराम, देवीराम, मेहरचंद और अन्य चारों ताला तोड़ों को शराफत से निपटाया। जितना जितना उन्हें देना था उससे ज्यादा दिया। सब अपनी अपनी जगह खुश थे। निहाल सिंह ने अपने हिस्से में आए बोरों पर निगाह मारी। आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। बाहर कार खड़ी है? निहाल सिंह ने मेहरचंद को देखा। हाँ, चोरी की है। चोरी की है तो क्या हुआ? निहाल सिंह हंसा। है तो कार ही।
ये बोरे उठाकर कार में रखो। जो कार की डिग्गी में आता है उसे डिग्गी में, बाकी के पिछली सीट पर ठूंस दो। मेहरचंद और उसके चारों साथियों ने ऐसा ही किया। ये जुदा बात थी कि निहाल सिंह बोरों को कार तक पहुंचाने के दौरान उनके साथ चिपका रहा, ताकि अगर कोई गड़बड़ करे तो उसे शूट किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निहाल सिंह चलने को तैयार था। तू तो बहुत मोटा माल ले जा रहा है निहाल सिंह, मेवाराम हंसकर बोला। मेवे, निहाल सिंह ने मुस्कुराकर तीखे स्वर में कहा। दूसरे के माल पर नजर नहीं रखते, जो अपने पास है उसे ही गिनो। तुम्हारे लिए वही बहुत है, जबकि मेरे लिए यह भी कम है। मेवाराम हंसकर रह गया। हमारे पास 2 करोड़ हैं, कम है क्या? देवीराम ने मेवाराम को देखा। कम नहीं है, बहुत है। मेवाराम ने हंसकर देवीराम को देखा। मैं तो ये कह रहा था निहाल सिंह बहुत ज्यादा ले जा रहा है। निहाल सिंह ने तल्ख निगाहों से देवीराम को देखा। मेवे को बाद में तसल्ली देते रहना कि इसके लिए इतना ही बहुत है जितना इसे मिल गया। वो तो करना ही पड़ेगा, देवीराम ने तीखे स्वर में कहा। निहाल सिंह ने एक बार सब पर निगाह मारी। अच्छा दोस्तों, अब तो हमारी मुलाकात होगी ही नहीं। मेरे साथ भी नहीं, मेवाराम बोला। तेरे साथ तो शायद फिर कभी हो जाए, जब कभी पैसों की जरूरत पड़े तो दोबारा आना ही पड़ेगा। निहाल सिंह ने हंसकर कहा और कार का ड्राइविंग डोर खोलकर भीतर बैठा और कार स्टार्ट की। आधी रात का वक्त हो रहा था। तुम लोग भी यहां से खिसक लो, रात को अंधेरे में अपने ठिकानों पर पहुंच जाओ। दोनों बच्चों और बूढ़े मियाँ बीवी को बंद कमरे से निकाल देना। कहने के साथ ही निहाल सिंह ने कार आगे बढ़ाते हुए हेडलाइट ऑन कर ली। अगला दृश्य। गहरा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। निहाल सिंह ने कार को ठीक महादेव के घर के सामने रोका और इंजन बंद करके एक छोटे से थैले में एक बोरे में से माल निकाल निकाल कर डालने लगा। हीरे जवाहरात, पन्ने, सोना, जो भी हाथ आ रहा था। थैला भरा तो उसे एक तरफ रखकर बोरे का मुंह बंद किया। उसके बाद थैले को थामे दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकला और आगे बढ़कर महादेव के घर के बंद दरवाजे को धीरे धीरे थपथपाया। इस दौरान निहाल सिंह की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। उसकी आंखों में खतरनाक भावों से भरी तीव्र चमक लहरा रही थी। तीसरी बार की थपथपाहट के बाद भीतर से आहट आई। फिर लाइट ऑन हुई। निहाल सिंह के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। कौन है? दरवाजे के करीब आती महादेव की कमजोर सी आवाज उसके कानों में पड़ी। खोल, मैं निहाल सिंह। अगले ही पल दरवाजा खुला। निहाल सिंह महादेव को एक तरफ करके भीतर प्रवेश कर गया। महादेव के चेहरे पर क्रोध और सख्ती उभरी। उसने दरवाजा बंद करके पलटना चाहा कि निहाल सिंह की आवाज सुनकर ठिठक गया। दरवाजा खुला रहने दे महादेव, सामने कार खड़ी है, वो नजर आती रहे। उसमें अरबों का माल पड़ा है। साला कोई हरामी कार पर हाथ ना फेर दे, और यहां से वैसे भी मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। महादेव ठिठक गया। उसने दरवाजा पूरा खोला और पलटकर निहाल सिंह को घूरता हुआ आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। निहाल सिंह खड़ा था और बराबर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? तुम गुस्से में लग रहा है। तूने ठीक नहीं किया, महादेव दांत भींचकर बोला। क्या कर दिया मैंने? देवराज चौहान को धोखा दिया। मौका पाते ही अरबों का माल तू ले उड़ा। तो क्या हो गया? निहाल सिंह ने मुंह बनाकर कहा। यह सब हमारे धंधे का हिस्सा है। मैंने क्या नया कर डाला? नया ये कर डाला है कि मैंने विश्वास के साथ तुझे देवराज चौहान से मिलवाया था, महादेव जोर से बोला। इतने में ही उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। और तूने धोखा भी दिया तो देवराज चौहान जैसे इंसान को। वो हर चीज, हर बात को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखेबाजी को नहीं। और तूने? निहाल सिंह लापरवाही और जहर भरे अंदाज में हंस पड़ा।
बेकार की बातें मत कर, मेरे पास वक्त नहीं है। ये बेकार की बात नहीं है निहाल सिंह, महादेव होंठ भींचकर बोला। तूने बहुत गलत काम कर दिया है। वो देवराज चौहान है। तू जहां भी जाएगा वो तुझे वहीं पहुंचकर खा जाएगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत ज्यादा अच्छी तरह। और तू उसे ठीक से नहीं जानता। वो निहाल सिंह की आंखों में मौत के भाव उछले। महादेव। निहाल सिंह उसके करीब पहुंचकर खूंखार स्वर में कह उठा। मैं देवराज चौहान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे उसकी काबिलियत समझाने की चेष्टा मत कर। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि निहाल सिंह किसी से नहीं डरता। सच बात तो यह है कि तुझे मेरी काबिलियत पर शक है, और इसमें तेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि तू नहीं जानता मैं कितना दमखम रखता हूं। महादेव क्रोध और आहत भाव से निहाल सिंह को देखता रहा। सारी बातें छोड़ महादेव। निहाल सिंह ने फौरन अपने स्वर को सामान्य बना लिया। मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अपनी सेहत का ध्यान रख, बीमारी का इलाज करा। दिल की बीमारी दूर हो जाएगी। ये देख। निहाल सिंह ने हाथ में पकड़े थैले को टेबल पर रख दिया। इसमें करोड़ों के हीरे जवाहरात हैं। ठीक से अपना इलाज करवा। मेरे पास वक्त नहीं है, ये तो तू भी जानता है। नहीं तो मैं तेरी देखभाल करता, तेरी बीमारी ठीक करवा देता। अब चलता हूं, फिर कभी आना हुआ तो आऊंगा। महादेव गंभीर निगाहों से निहाल सिंह को देख रहा था। कुछ घंटे पहले देवराज चौहान आया था। आया होगा। निहाल सिंह लापरवाही से हंसकर कह उठा। वो तेरे बारे में पूछ रहा था कि अभी 10 बार और आएगा तेरे पास देवराज चौहान। निहाल सिंह दांत भींचकर कड़वे स्वर में कह उठा। वो तब तक तेरे पास आता रहेगा जब तक कि तेरे मुंह से कोई तसल्ली बख्श बात सुनने को नहीं मिलेगी। तू सीधे सीधे उसे बता दे कि निहाल सिंह मंगोलिया से आया था। यह सुनते ही वो तेरी जान छोड़ देगा। महादेव ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर पहलू बदला। तू मेरी बात मानेगा? बोल। वॉल्ट का माल देवराज चौहान के हवाले कर दे। वो तुझे तेरा हिस्सा दे देगा। अभी भी सारा मामला ठीक हो सकता है। मैं देवराज चौहान को समझा। बेवकूफी वाली बातें करता है, निहाल सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। अरबों की दौलत वापस नहीं की जाती, संभाल कर दबा कर रखी जाती है। छोड़ इन बातों को। देवराज चौहान की बातें छोड़ दे। वो मेरे सामने आया तो संभाल लूंगा मैं उसे। ये मेरा मामला है। तू थैले में पड़े माल को संभाल, करोड़ों का है। महादेव ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर निहाल सिंह को देखा। निहाल सिंह शांत अंदाज में मुस्कुराया। तू किसी बात की चिंता मत कर, मस्त रह। चलता हूं मैं। ये सब ठीक नहीं रहा निहाल सिंह। सब ठीक है। निहाल सिंह हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। तू मेरी आंखों से नहीं देख रहा। महादेव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक निहाल सिंह खुले दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वो बुत की तरह वैसे ही बैठा रहा। आज उसे अफसोस हो रहा था कि अपनी दिल की बीमारी को लेकर। अगर वो ठीक होता तो निहाल सिंह को आसानी से समझा सकता था, उसे संभाल सकता था, लेकिन कुर्सी से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। बाहर कार स्टार्ट होने और फिर उसके वहां से जाने की आवाज आई। महादेव ने आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सिर टिका लिया। एकाएक उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। जब कार की आवाज कानों में पड़नी बंद हो गई तो महादेव ने आंखें खोलकर सूखे होंठों पर जीभ फेरी और पास ही तिपाई पर पड़ी दवा लेकर पानी पिया। उसके बाद उसकी निगाह टेबल पर पड़े थैले पर जा टिकी, जिसे निहाल सिंह रख गया था, जिसमें करोड़ों के हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। अगला दृश्य। रात भर निहाल सिंह की जबरदस्त तलाश के बाद जगमोहन सुबह 7 बजे एक छोटी सी सड़क पर कार रोकी। पास बैठे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। निहाल सिंह किसी बिल में घुसा पड़ा है, उस बख्तरबंद ट्रक के साथ। जगमोहन एक एक शब्द चबाकर बोला। तभी वो हमारे हाथ नहीं लग पाया। हमने हर उस संभव जगह को देख लिया है जहां निहाल सिंह ट्रक जैसी बड़ी चीज के साथ छिपा हो सकता है।
देवराज चौहान ने कश लेकर खिड़की के बाहर निगाह मारी। आज हम निहाल सिंह को तलाश नहीं करेंगे। क्या मतलब? जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। निहाल सिंह इतना बेवकूफ नहीं है जो आसानी से ट्रक के साथ हमारे हाथ लग जाए। बख्तरबंद को किसी सुरक्षित जगह ले जाना है, इस बात का उसने पहले ही पुख्ता इंतजाम कर रखा था। ऐसे में वो जल्दी हमारे हत्थे नहीं चढ़ने वाला। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी रही। हमें निहाल सिंह की तरफ ध्यान न देकर उन ताला तोड़ों की तरफ ध्यान देना होगा जिन्हें उस एक्सपर्ट ताला तोड़ मेहर चंद ने नोट देकर पहले बुक कर लिया था। निहाल सिंह तो ज्यादा देर छिपा रह सकता है, लेकिन वो ताला तोड़ नहीं। काम खत्म करके वो तो उसी समय अपने ठिकाने पर आ जाएंगे। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। ओह, इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेहर चंद ने जिन तालों तोड़ों को बुक किया था उनमें से 4-5 के पास तो तुम गए थे। उनका ठिकाना जानते ही हो। उन सब के पास चलो, कोई तो मिलेगा। अब नहीं तो कुछ देर बाद मिलेगा। ज्यादा देर वो बाहर नहीं रह सकते। देर सवेर उन्हें वापस तो आना ही है। उनमें से एक भी हाथ लग गया तो निहाल सिंह के बारे में मालूम हो जाएगा। होंठ भींचे जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। मैं उस हरामी निहाल सिंह को छोड़ूंगा नहीं। जगमोहन के होंठों से खतरनाक स्वर निकला। मैं भी देखता हूं अरबों की दौलत लेकर वो दुनिया के कौन से कोने में छिपता है। उसकी वजह से मैं पुलिस के हाथों में जा पड़ा। एक बार हाथ में आ जाए साला, उसकी तो। बरबसी देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान फैलती गई। निहाल सिंह हमारे हाथों से दूर नहीं है, ना ही वो बच सकता है। 15 मिनट बाद जगमोहन ने कार रोकी और इंजन बंद करते हुए कह उठा, सामने वाली गली में दाईं तरफ का 5वां मकान है। एक कमरे का घर कह लो। मेहरचंद ने जिन ताला तोड़ों को अरेंज किया था उनमें से एक ये भी था। मैं देख कर आता, तुम यहीं रहो। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकला और गली की तरफ बढ़ गया। गली में प्रवेश करने के बाद देवराज चौहान ने 5वें मकान का दरवाजा देखा तो उसके चेहरे पर सख्ती उभरती चली गई। उसका ख्याल था कि बाहर ताला लगा मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। स्पष्ट था कि भीतर कोई है। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाजा थपथपाया, आसपास निगाह मारी। सुबह का वक्त होने के कारण इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिखाई दे रहे थे। कई बार दरवाजा थपथपाने के बाद खुला। दरवाजा खोलने वाले की आंखों में नींद भरी हुई थी। रह रहकर उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने मिचमिचाती आंखों से देवराज चौहान को देखा। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, देवराज चौहान ने उसे भीतर धकेला और खुद भी अंदर आ गया। देवराज चौहान की इस हरकत पर उसकी नींद से भरी आंखें काफी हद तक खुल गई थी। कौन हो तुम और ये क्या हरकत? मुझे मेहरचंद ने भेजा है, देवराज चौहान ने सीधे सीधे कहा। मेहरचंद? उसके होंठों से निकला। हाँ, उसने कहा है सावधान रहना, मुंह बंद रखना। राज्य इस बख्तरबंद में मौजूद बक्सों के लॉकरों को खोला है, उन्हें लेकर भारी गड़बड़ हो गई है। पुलिस से बचकर रहना है। क्या गड़बड़ हो गई? उसके होंठों से घबराहट भरा स्वर निकला। पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया? बख्तरबंद ट्रक को वहीं छोड़ आए थे, देवराज चौहान ने जल्दी से कहा। हाँ, माल निकालने के बाद उसका हमने क्या करना था? अगले ही पल देवराज चौहान का घूंसा उसके गाल पर पड़ा। उसके होंठों से कराह निकली और वो उछलकर पीछे मौजूद बेड पर जा गिरा। उसके मुंह से निकल चुका था कि वॉल्ट के लॉकरों को खोलने वालों में से एक वो भी था, वरना यही बात मुंह से निकलवाने के लिए वक्त बर्बाद करना पड़ता। देवराज चौहान पलटा और दरवाजा बंद करके दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरा नाम देवराज चौहान है, जिसकी दौलत को तुमने दूसरों के साथ मिलकर वॉल्ट के लॉकरों से निकाला है। जिस बख्तरबंद में वॉल्ट के लॉकरों के बक्से मौजूद थे उस पर मेरा हक था, और निहाल सिंह अरबों से भरे उस बख्तरबंद को मुझसे छीन कर ले भागा था। यह मामला मेरा और निहाल सिंह का है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
अपनी सलामती चाहते हो तो सिर्फ दो बातों का जवाब दे दो। पहली बात, वॉल्ट लॉकरों से निकलने वाली दौलत कहाँ है और निहाल सिंह कहाँ मिल सकता है। वहशी स्वर में कहने के साथ ही देवराज चांद के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। उसका चेहरा फक हो चुका था, आंखों में खौफ के साए उभर आए। मेरी कोई गलती नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ न कहकर अपने सवाल का जवाब सुनना चाहता हूं। निहाल सिंह, उसने जल्दी से सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कहा। थोड़ी थोड़ी दौलत सबको देकर बाकी कार में रखकर कहीं ले गया। उसके साथ और कौन था? देवराज चांद के जबड़े कसे हुए थे। कोई नहीं, अकेला था वो। सूखे होंठों पर जीभ फेर कर वो जल्दी से बोला। कहां गया है निहाल सिंह? मैं नहीं जानता। अगर एक शब्द भी गलत कहा तो। मैं सच कह रहा हूं, वो जल्दी से बोला। उसकी आवाज में भय और घबराहट भरी पड़ी थी। निहाल सिंह के मुंह से कुछ तो निकला होगा कि वो कहां जा रहा है? देवराज चांद ने सख्त स्वर में पूछा। नहीं, मेरी जानकारी में उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेहरचंद को यह बात मालूम होगी? कह नहीं सकता। मेहरचंद मिलेगा कहां? मैं नहीं जानता। अपने घर पर होगा। उसका चेहरा फक पड़ा हुआ था। देवराज चांद दांत भीचे उसे देखता रहा, फिर रिवॉल्वर जेब में रखकर पलटते हुए दरवाजा खोला और बाहर निकलता चला गया। चेहरा चट्टान की तरह कठोर हुआ पड़ा था। देवराज चांद को गली से बाहर निकलते देखकर जगमोहन ने कार स्टार्ट की। देवराज चांद के भीतर बैठने पर कार आगे बढ़ाते हुए जगमोहन ने पूछा, क्या रहा? वो मिला। देवराज चांद की आवाज में कठोरता थी। मेरे ख्याल में निहाल सिंह दौलत के साथ कहां गया है कोई नहीं जानता होगा। मेहरचंद भी नहीं जानता होगा। फिर भी एक बार कार मेहरचंद के घर की तरफ ले लो। वैसे मेहरचंद शायद ही मिले। मेरे डर से शायद वो अपना घर छोड़ चुका होगा। मतलब ये कि निहाल सिंह दौलत लॉकरों से हासिल करके खिसक चुका है। देवराज चांद ने सहमति से सिर हिलाया। साले ने बहुत रफ्तार दिखाई। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा, एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर तो उसे मैं हर तरफ से अपनी रफ्तार दिखाऊंगा। जगमोहन जाने कैसे अपने गुस्से पर काबू किए हुए था। मेहरचंद के घर पर ताला लगा हुआ था। जगमोहन ने देवराज चांद को देखकर झल्लाहट और तीखे स्वर में कहा, बंद दरवाजे पर लटक रहे मोटे ताले को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि मेहरचंद 2 साल से पहले वापस लौटेगा। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और शांत स्वर में बोला, महादेव के पास चलो। कोई फायदा नहीं, जगमोहन ने होंठ भींचकर कहा और कार आगे बढ़ा दी। देवराज चांद के चेहरे पर सोच के भाव बिखरे पड़े थे। अगला दृश्य। महादेव के घर के दरवाजे के पल्ले बंद थे। भीतर से सिटकनी नहीं चढ़ी थी। देवराज चांद ने पल्ले पर हाथ रखा ही था कि वह थोड़ा सा खुल गया। फिर हाथ के दबाव की वजह से पूरा खुलता चला गया। दूसरा पल्ला खोलते हुए देवराज चांद भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन उखड़े अंदाज में उसके पीछे था। महादेव बेड पर गहरी नींद में था। देवराज चांद बेड की तरफ बढ़ा। निगाह हर तरफ घूम रही थी। जगमोहन आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। रात भर की थकावट उसकी आंखें और चेहरे से झलक रही थी। महादेव, देवराज चांद ने हौले से महादेव का कंधा हिलाकर कहा। ठीक तभी जगमोहन के सारे शरीर को तीव्र झटका लगा। होंठ भिज गए। सिकुड़ चुकी आंखों से महादेव के बेड के नीचे पड़े थैले पर टिक चुकी थी, जिसमें पड़े हीरे जानलेवा अंदाज में चमक रहे थे। महादेव ने आंखें खोली। 2 पल तो वो अपने ऊपर खड़े देवराज चांद को देखता रह गया। देवराज चांद उसके करीब से हटा और सिगरेट सुलगाते हुए कुर्सी पर जा बैठा। निहाल सिंह आया था? देवराज चांद की निगाह उसके चेहरे पर जा टिकी। महादेव थके अंदाज में उठा। चेहरे पर व्याकुलता के भाव उभरे पड़े थे।
जगमोहन कठिनता से खुद को रोके हुए था। दौलत सामने हो और उसके कदम रुक जाएं, ये बात उसकी फितरत से मेल नहीं खाती थी। इतना तो वो समझ चुका था कि निहाल सिंह आया था और बेड के नीचे पड़ा हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा थैला वॉल्ट के लॉकरों से निकला माल ही है, जिसे कि निहाल सिंह महादेव को दे गया है। लेकिन जगमोहन महादेव के मुंह से सुनना चाहता था कि निहाल सिंह आया कि नहीं। उसकी निगाह बार बार महादेव के चेहरे पर जा रही थी। आया था। महादेव ने अपना फीका चेहरा हिलाया। जगमोहन ने मन ही मन गहरी सांस ली। महादेव सच कह रहा था। जग देवराज चौहान के होंठ भिज गए। कहाँ मिलेगा, पूछा उससे। देवराज चौहान के होंठों से सख्त स्वर निकला। महादेव ने नकारात्मक अंदाज में सिर हिलाया। वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। महादेव ने देवराज चौहान पर निगाह मारकर भारी स्वर में कहा। क्यों? देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया था। अब तक तो निहाल सिंह वॉल्ट की दौलत के साथ जाने कितनी दूर पहुंच चुका होगा। महादेव की बीमारी से कमजोर चेहरे पर अजीब सी सख्ती के भाव थे। वो सीधा मंगोलिया गया है। वॉल्ट की लूट की दौलत उसके साथ है। रास्ते में कहीं नहीं रुकने वाला। निहाल सिंह तुम्हारे हाथ से निकल गया। मुझे वास्तव में अफसोस है कि अब तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे। देवराज चौहान की आंखों में कहर भरे खतरनाक भाव भरे। निहाल सिंह मंगोलिया चला गया है? महादेव ने हौले से सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। जिस मंगोलिया की तुम बात कर रहे हो वो मेरे लिए नया नहीं है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर पूर्णतः स्वर में कहा। और ना ही निहाल सिंह मेरे हाथों से दूर है। महादेव ने कुछ नहीं कहा। सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए उठा और तिपाही पर मौजूद उठाकर दवा निगली। फिर पानी पीकर धीमे स्वर में बोला। जो कुछ भी निहाल सिंह ने किया उसका मुझे अफसोस है। मैं अफसोस तो तुम्हें हो ही रहा होगा महादेव। एकाएक जगमोहन कड़वे स्वर में कह उठा। तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे भी होता, क्योंकि आंखों के सामने से अरबों की दौलत गुजर गई और पल्ले एक पैसा भी नहीं पड़ा। निहाल सिंह को चाहिए था तुम्हें कुछ दे तो जाता। महादेव की निगाह जगमोहन की तरफ घूमी। जगमोहन आंखों में तीखे भाव लिए महादेव को देख रहा था। महादेव के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। जगमोहन, बात को घुमाकर करने की तुम्हारी आदत नहीं गई। निहाल सिंह मेरा रिश्तेदार है, इस नाते वो मुझे भूला नहीं, और जाते जाते अपनी तरफ से मेरी बाकी की उम्र गुजर जाने के लिए मुझे काफी कुछ मेरी बाकी की उम्र गुजर जाने के लिहाज से मुझे काफी कुछ दे गया है, जिसे कि तुम देख चुके हो। तभी तुमने ऐसा कहा। मैं जानता था तुम लोग जल्दी ही आओगे। अगर निहाल सिंह का दिया माल मुझे छिपा कर रखना होता तो वो तुम्हें नजर आता ही नहीं। कहने के साथ ही महादेव पलटा और बेड के नीचे पड़े थैले को उठाकर टेबल पर रख दिया। मात्र इतनी सी मेहनत से ही महादेव का कमजोर बीमार शरीर कांपने लगा था। वो वापस बेड पर जा बैठा। देवराज चौहान कुर्सी पर ऐसी दिशा में बैठा था जिसमें पड़े हीरे जवाहरात चमक रहे थे। जगमोहन फौरन उठा और थैले में मौजूद हीरे जवाहरातों को हाथ में लेकर देखने लगा। उसकी आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। रात भर की भागदौड़ की थकावट, सुस्ती और झुंझुलाहट फौरन गायब हो गई। देवराज चौहान की निगाह पुनः महादेव पर जा टिकी। महादेव उसे ही देख रहा था। देवराज चौहान, महादेव धीमे कमजोर स्वर में बोला, मैं इस दौलत का खुद को हकदार नहीं समझता। असल में इस पर तुम्हारा हक है। निहाल सिंह ने तुमसे माल छीनकर उसमें से मुझे तुम्हें कैसे गलतफहमी हो गई कि इस पर तुम्हारा हक है या ये तुम्हारी है, या फिर इसे तुम्हारे पास छोड़कर मैं हाथ हिलाते यहां से बाहर निकल जाऊंगा? जगमोहन ने मुंह बनाकर देवराज चौहान को देखा। जगमोहन ने मुंह बनाकर महादेव को देखा।
भूल जाओ इस बात को कि निहाल सिंह तुम्हें कुछ दे गया है। साले ने मेरे सिर पर इतनी तगड़ी चोट मारी थी कि अभी तक जख्म बना हुआ है और दर्द भी हो रहा है। महादेव के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। देवराज चांद ने कश लेकर गंभीर स्वर में कहा, मुझे अरबों में से करोड़ों की मुट्ठी भर दौलत नहीं चाहिए। मुझे निहाल सिंह की जरूरत है। वो तो मंगोलिया चला गया है। मेरे लिए इतनी जानकारी ही बहुत है। देवराज चांद उठते हुए सख्त स्वर में कह उठा, निहाल सिंह का घर मंगोलिया है और मंगोलिया मेरी निगाहों से दूर नहीं है। महादेव ने देवराज चांद को देखा, फिर टेबल पर पड़े थैले को देखता हुआ बोला, ये दौलत ले जाओ जो निहाल सिंह छोड़। तेरे को किसने कह दिया कि हम ये छोड़कर जा रहे हैं? जगमोहन ने थैले पर हाथ मारकर जल्दी से कहा। महादेव, देवराज चांद ने कश लेकर शांत स्वर में कहा, इस पर हमारा नहीं तुम्हारा हक है। ये तुम्हारी है। तुम बीमार हो, अपनी बीमारी का इलाज करवाओ और बाकी से अपनी जिंदगी गुजारो। महादेव देवराज चांद की बात काटते हुए सिर हिलाकर कह उठा, मेरे पास इतना है कि मेरा काम चल जाएगा। मैं तो जब ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। जगमोहन बोल पड़ा, इसे दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो है, 50 काम निपटाने हैं। देवराज चांद ने महादेव को देखा। महादेव ने गंभीरता भरे अंदाज में सिर हिलाकर कहा, दौलत की जरूरत किसे नहीं होती। जितनी हो वो भी कम है, लेकिन इस वक्त इस दौलत को पास में रखना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में ये बात दर्ज है कि निहाल सिंह मेरा रिश्तेदार है। अगर ये बात खुल गई कि वॉल्ट के माल की लूट में निहाल सिंह का हाथ है, तो पुलिस मेरे पास आएगी, मुझसे पूछताछ करेगी, यहाँ की तलाशी लेगी और निहाल सिंह द्वारा छोड़ी गई वॉल्ट की इस दौलत को हासिल कर लेगी। उसके बाद पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं तो वैसे भी दिल का मरीज हूं। जो 4 दिन जीना है पुलिस के हाथों में खामखा पड़ गया तो वो भी जी नहीं पाऊंगा। यही बात है कि यह दौलत मैं अपने पास रखना ठीक नहीं समझता। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। लेकिन पुलिस तो जान चुकी है कि इस मामले में निहाल सिंह का हाथ है। मेरे सामने पुलिस वालों ने बात की थी। सुनकर महादेव का चेहरा फीका सा पड़ गया। मैं जानता था कि यह बात ज्यादा देर छिपी नहीं रह सकेगी। महादेव कमजोर स्वर में कह उठा। जगमोहन ने देवराज चांद को देखा। अगर यहां पुलिस आ गई तो हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। देवराज चांद ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। महादेव, देवराज चांद ने दांत भींचकर सख्त स्वर में कहा, निहाल सिंह ये दौलत नहीं, अपने गले का फंदा छोड़ गया है। इस दौलत से मैं उसके गले के नाप का फंदा बनवाऊंगा। क्या मतलब? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चांद महादेव को देखता हुआ पूर्वता लहजे में कह उठा, मैं ये दौलत इस वायदे के साथ ले जा रहा हूं कि इसे अपने पर नहीं, निहाल सिंह के गले का फंदा बनवाने के लिए ले जा रहा हूं। इस्तेमाल हो गई तो ठीक, नहीं तो तुम्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन, जगमोहन ने अचकचाकर कहना चाहा। थैला उठाओ, देवराज चांद ने जगमोहन से कहा और महादेव को देखने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गहरी सांस लेकर जगमोहन ने हीरे जवाहरात से भरा थैला उठाया और महादेव से बोला, तुमने कभी ऐसा फंदा देखा है जो करोड़ों की दौलत से बनता हो, वो भी गले का फंदा? जवाब में महादेव ने आंखें बंद कर ली। जगमोहन ने मुंह बिचकाया और थैला उठाए बाहर निकलता चला गया। अगला दृश्य। देवराज चांद की आंख खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। सिगरेट सुलगाकर वो बेड से उतरा और बेडरूम से बाहर निकलकर बंगले के दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। देवराज चांद को पूरी आशा थी कि जगमोहन गहरी नींद में डूबा होगा, लेकिन भीतर प्रवेश करने पर उसे ठिठक जाना पड़ा। बरबस ही देवराज चांद के होठों पर मुस्कान बिखरती चली गई। जगमोहन बेड पर हीरे जवाहरातों और सोने के गहनों को बिखराए बेहद व्यस्त नजर आ रहा था। यहां तक कि उसे देवराज चांद के भी भीतर आने का एहसास नहीं हो पाया था। ये क्या हो रहा है?
देवराज चौहान का स्वर सुनकर जगमोहन ने तुरंत गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उसके बाद निगाह पुनः बेड पर बिखरे माल पर जा टिकी और व्यस्तता भरे स्वर में कह उठा, हिसाब लगा रहा हूं, कितने का माल होगा? 3 घंटों की मेहनत के पश्चात हीरे जवाहरातों की कीमत निकाल कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कम से कम ये 21 करोड़ की कीमत का माल है। 21 करोड़? हाँ, इसमें कई हीरे हीरे जवाहरात बेशकीमती और करोड़ों के हैं और मैंने उनकी कम से कम कीमत लगाई है। कहते हुए जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। देवराज चौहान की निगाह बेड पर बिखरे हीरे जवाहरातों पर फिरने लगी। इन्हें किसी ढंग के बैग में पैक कर दो, ऐसा बैग जिसे आसानी के साथ पीठ पर लादा जा सके। क्या मतलब? जगमोहन असमंजस भरे स्वर में कह उठा। ये 21 करोड़ हमारे नहीं है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। यह दौलत सिर्फ 2 कामों में ही इस्तेमाल की जाएगी। निहाल सिंह को मौत के कुएं में धकेलने के काम में। इस पर भी अगर दौलत बच गई तो वो महादेव को वापस कर दी जाएगी। इससे तीसरा कोई काम नहीं लिया जाएगा। क्या कह रहे हो? जगमोहन उखड़े स्वर में बोला। वो दिल का मरीज भला करोड़ों की दौलत का क्या करेगा? क्यों, दिल के मरीज को दौलत चुभती है? ये बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा था कि इसमें से 10-15 करोड़ हम। देवराज चौहान के चेहरे के कठोर भाव देखकर जगमोहन फौरन खामोश हो गया। इस दौलत को पैक करो और मंगोलिया चलने की तैयारी करो। देवराज चौहान के होंठ भिजते चले गए। मंगोलिया? उस मौत की बस्ती में जहां पानी महंगा और खून सस्ता है? देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। चेहरा सुर्ख चट्टान की माने तपने लगा था। अभी तो निहाल सिंह को मंगोलिया पहुंचने में कम से कम 2.5-3 दिन लग जाएंगे और मेरे ख्याल से निहाल सिंह कल रात को ही मंगोलिया के लिए दौलत के साथ चल पड़ा होगा, क्योंकि इस बात से तो वो अच्छी तरह से वाकिफ होगा कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, दौलत और जान दोनों से ही हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में अगर वो कल रात को ही यहां से रवाना हुआ है तो कल तक मंगोलिया पहुंच जाएगा। जगमोहन ने गंभीरता भरे अंदाज में सहमति भरे ढंग से गर्दन हिलाई। हम आज ही रात मंगोलिया के लिए चल पड़ेंगे, देवराज चौहान ने अपना फैसला सुनाया। जगमोहन की निगाह बेड पर बिखरे हीरे जवाहरातों पर जा टिकी। इन्हें कहां संभाल कर रख दूं? ये हीरे जवाहरात हमारे साथ मंगोलिया जाएंगे। कहते हुए देवराज चौहान के दांत भिज गए। क्या? जगमोहन चौंका। 21 करोड़ की दौलत के साथ हम मंगोलिया जैसी खतरनाक बस्ती में जाएंगे, जहां चंद रुपयों की खातिर किसी की जान ले लेना खेल है? वहां जैसा कहा है वैसा ही करो। लेकिन इतनी दौलत का हम वहां करेंगे क्या? कुछ पता भी तो लगे कि। इस बात का जवाब तुम्हें मंगोलिया पहुंचकर मिल जाएगा, देवराज चौहान ने विशैले स्वर में कहा। निहाल सिंह तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि दरिया दिली दिखाते हुए जो दौलत वो महादेव को दे आया है, वही दौलत मंगोलिया पहुंचकर मरे सांप की भांति उसके गले से आ लिपटेगी और गले में पड़े दौलत रूपी उस मरे सांप के से वो किसी भी हालत में छुटकारा नहीं पा सकेगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान कमरे से बाहर निकल गया। असमंजस में घिरा जगमोहन बेड पर बिखरे हीरे जवाहरातों को देखे जा रहा था। अगला दृश्य। दोपहर के 12 बज रहे थे। देवराज चौहान कार ड्राइव कर रहा था। उनका यह सफर रात को 10 बजे ही शुरू हो गया था। तब से ड्राइविंग सीट देवराज चौहान ने ही संभाल रखी थी। जगमोहन के कहने पर भी देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट नहीं छोड़ी थी। इन 14 घंटों में वो जाने कितने शहर और कितने कस्बे पीछे छोड़ आए थे। जगमोहन रात भर कार की पिछली सीट पर सोया रहा और सुबह 8 बजे नींद से उठा। देवराज चौहान की आंखों में नींद थी, परंतु वो सुस्त नहीं था। तुम्हें याद है पिछली बार लोटन सिंह के बुलावे पर हम मंगोलिया गए थे? जगमोहन बोला। लोटन सिंह मंगोलिया के मालिक खुमान सिंह का खास आदमी था।
रेगिस्तानी लुटेरा खुमान सिंह, जिसने अरबों की लूट की दौलत कहीं छिपा रखी थी जो किसी खजाने से कम नहीं थी, उसी को लूटने के लिए लोटन सिंह ने हमें मंगोलिया बुलाया था। देवराज चांद के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। याद है, सब कुछ अच्छी तरह याद है। मंगोलिया में गुजरा तब का एक एक हादसा याद है। तब मंगोलिया में हमसे जो भी टकराया, हर कोई खतरनाक वहशी लड़ाका था। जगमोहन अपनी सोचों में ही कहे जा रहा था। अजगर खान, जोधा सिंह, ज्वाला सिंह, धर्मराज और भी जाने कितने थे, अब तो नाम भी याद नहीं है। थापर भी पहली बार हमें मंगोलिया में ही मिला था। वो भी खमान सिंह का खजाना लूटने वहां पहुंचा था, लेकिन खजाना लूटने से पहले ही खुली खिड़की पर खमान सिंह की बेटी गजाला से उसकी तकरार हो गई और गजाला ने थापर को अपने पिता के कुंडनुमा खतरनाक कैद खाने में डलवा दिया था। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। फिर तो यह भी याद होगा कि किस तरह हमने थापर को कैद खाने से बाहर निकाला था। हाँ, जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। हमसे एक गलती हो गई। क्या? नगीना को साथ लेकर आना चाहिए था। वो मंगोलिया की ही तो है, जोधा सिंह की बेटी है, जिसे जोधा सिंह ने अपने जैसी खतरनाक लड़ाका बनाकर। मैं जानबूझकर नगीना को साथ नहीं लाया, और ना ही दूसरे बंगले पर जाकर मैंने नगीना को यह खबर दी कि हम मंगोलिया जा रहे हैं। देवराज चांद ने कहा, अगर उसे हमारे मंगोलिया जाने के बारे में मालूम हो जाता तो वो हर हाल में हमारे साथ ही चलती। उसे रोक पाना कठिन था। ये बात तो है। जगमोहन ने सहमति में सिर हिलाया। मंगोलिया जैसी जगह में कैसे खतरनाक हालात बनते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह ठीक है कि नगीना आसानी से हर तरह के हालात का मुकाबला कर लेती है, लेकिन उसके करीब होने से हमें किसी भी वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में नगीना का साथ ना होना ही ठीक है। लेकिन वापसी पर नगीना को मालूम होगा कि हम मंगोलिया से लौटे हैं तो वो काफी नाराज होगी कि उसे क्यों नहीं लेकर गए। तब मैं तो खिसक जाऊंगा। तुम जवाब देते रहना। जगमोहन पहले से ही अपना पल्ला झाड़ता हुआ बोला। जवाब में देवराज चांद सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जब वक्त 12 के पार कर गया तो आखिरकार भूख के हाथों मजबूर होकर जगमोहन कह उठा, पेट खाली है, खाना पीना हो जाए तो बढ़िया रहेगा। कार तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। खाने की कोई जगह आएगी तो वहां कुछ खा लेंगे। अभी कितना रास्ता बाकी है? जगमोहन घड़ी पर निगाह मारते हुए बोला। कल सुबह कार का सफर समाप्त होगा, उसके बाद आगे का रेगिस्तानी सफर। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। रास्ता याद है? हाँ। जगमोहन के होंठों पर पुनः मुस्कान उभरी। पिछली बार तो लोटन सिंह ने नक्शा बनाकर दिया था मंगोलिया तक का। तब भी पहुंचने में हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जगमोहन ने सिर झटक कर कहा, अब तो मंगोलिया में काफी बदलाव आ गया होगा। देखते हैं। करीब आधे घंटे हाईवे के किनारे पर खाने का होटल नजर आया, जहां बाहर ही पेड़ों के नीचे टेबल कुर्सियां चारपाइयां वगैरह बिछा रखी थी। भीतर भी बैठने का इंतजाम था। देवराज चांद ने धूल से हटी कार को सड़क से उतार कर एक तरफ रोक दिया। वहां पहले से ही 2 कार और 3 ट्रक रुके पड़े थे। वाहनों वाले खाना खा रहे थे। छोकरे खाना सर्व करने में व्यस्त थे। देवराज चांद ने कार का इंजन बंद किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। 15 घंटों की लगातार ड्राइविंग के कारण उसे अपनी पीठ अकड़ती सी महसूस हो रही थी। बैग को तो साथ ले लें, जगमोहन ने एकाएक टोका। 21 करोड़ की दौलत से भरा बैग कार की अगली सीट पर पड़ा था। जगमोहन के शब्द सुनकर देवराज चांद ने अगली सीट पर मौजूद थैले पर निगाह मारी। कार में ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जगमोहन जैसे इतनी मोटी दौलत से दूर नहीं होना चाहता था। लेकिन देवराज चांद की बात भी ठीक ही थी कि कार सामने है, ऐसे में कोई बैग को ले जाए, ये तो हो नहीं सकता था।
जगमोहन भी बाहर निकला और देवराज चांद के साथ कुछ दूर मौजूद पेड़ की छांव तले लगा रखी टेबल की तरफ बढ़ गया।